दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। देख के दरबार तेरा दिल दीवाना हो गया, देख कर दरबार तेरा दिल दीवाना हो गया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो फिजिक्स की क्लास होगी यानी भौतिक विज्ञान की क्लास होगी। और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि के बारे में। पिछली क्लास भी आपकी परसेंटेज एरर पर थी और मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्पतमांक क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको 2-3 फार्मूले बताए थे। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि, प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। प्रायोगिक मान होता है, प्रायोगिक मान डिफरेंस प्रामाणिक मान बटे में प्रामाणिक मान इनटू में 100। ये पहला फार्मूला था, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा मैंने आपको बताया था अनुमेय प्रतिशत त्रुटि, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। ये होता है अल्पतमांक या इसे हम लोग संभावित त्रुटि भी कहते हैं। बटे में होता है कुल माप, बटे में होता है कुल माप, इनटू में क्या होता है भैया 100 होता है। ये दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तीसरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आपका रिजल्ट यानी परिणाम जो है वो 2 राशियों के गुणनफल के रूप में आए या 3 राशियों के गुणनफल के रूप में आए तब आप क्या करोगे। जैसे अगर a इक्वल टू ए बी है ना, a इक्वल टू ए बी है तो इसका हम लोग प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करते थे, डेल्टा ए अपॉन ए निकालते थे। डेल्टा ए अपॉन ए की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी होती है। मैक्सिमम वैल्यू जब भी निकालेंगे पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हमने मॉड लगा रखा है। तो ये टूटता था, कैसे टूटता था, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी और इंटू में लगा देते थे 100, तो ये बन जाता था परसेंट में, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 राशियां हैं ए बी सी, 4 राशियां 5 राशियां हैं ना ए बी सी डी ई, तो हम अगर ए बी सी डी ई में अगर कोई भी त्रुटि है तो वाई में त्रुटि हो जाएगी। तो वाई में त्रुटि निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम डेल्टा वाई अपॉन वाई निकालते थे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे। और क्या होता था, ये कुछ नहीं होता था, ए को हम लिखते थे डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस लगाते थे, फिर बी को डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस लगाते थे, फिर डेल्टा सी अपॉन सी, फिर प्लस लगाते थे डेल्टा डी अपॉन डी, फिर प्लस लगाते थे डेल्टा ई अपॉन ई। ये तो आ गया त्रुटि। और इसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। बात समझ में आई। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ और इनका हम लोग यूज क्वेश्चंस में कैसे करते हैं मैं आपको जब आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि हम लोग तब लगाते हैं जब कोई प्रयोग कर रहा हो। क्वेश्चन में साफ साफ आपको दिख जाएगा कि प्रयोग हो रहा है, और अगर प्रयोग हो रहा है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। जहाँ पर प्रयोग नहीं होता है, केवल मापक यंत्रों से गलती होती है, केवल मापक यंत्र की बात की जाती है, वहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। बाकी ये जो फार्मूले आपको मैंने आगे बताया था इनका हम लोग क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी बात और बाकी रह गई है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा करूँगा। तो इस क्लास में हम लोग वो चीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, पहली क्या इससे पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डाल रखी है पहले ही, तो आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे की क्लास देखने से पहले आपको प्रीवियस क्लासेस अच्छी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और शुरू से पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप पिछले क्लासेस की वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फायदा हो पाए। चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को
आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो पिछली क्लास की वीडियो ज़रूर देखें आप। दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस की क्लास आपकी चल रही है, रोज़ चलती है रोज़ाना, और हिंदी की भी क्लास आपकी चल रही है। मैथ साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और एग्ज़ाम के पहले सारा सिलेबस आपको मैं पूरा करके दे दूँगा। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, एक भी पैसा आपको चार्ज नहीं देना है, बस आपको यूट्यूब पे बने रहना है। ठीक है, चलिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था लास्ट में कि जब परिणाम जो है वो 2 राशियों का गुणनफल हो या 3 राशियों का गुणनफल हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका परिणाम है यानी रिजल्ट है, जब परिणाम राशियों के घातांक जब परिणाम राशियों के घातांक के रूप में हो अथवा उसमें गुणनफल था तो इसमें भागफल है ना, भागफल रूप में हो, दोनों के लिए आप लगा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास टोटल जो रिजल्ट है, तो जो परिणाम आया वो y है, और y कितना आया है, a³ b/c², ऐसा करके कुछ आया है। ये बहुत फेमस डेरिवेशन है, आपको क्लास 11 की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, जब परिणाम राशियों के घातांक मतलब राशियों पे पावर चढ़ जाए, तो आप देख सकते हैं a पर पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पर b के पावर 1 है, अगर कुछ नहीं तो 1 तो है ही, और c की पावर 2 है। तो अगर आपका जो रिजल्ट है y है वो क्या हो जाए, राशियों के घात के रूप में मिले, मतलब ये b c क्या है, राशियां हैं, इनमें क्या हो, पावर लगा हो, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है y, तब हम परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालने चल रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि फार्मूला जो मैं आपको निकालने जा रहा हूं, डिराइव करने जा रहा हूं, डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, बस आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए, फार्मूला आपसे बन जाए, फार्मूला आपको याद रहे, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम में डिराइव नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो अगर राशियों के पावर के रूप में हो, या फिर हम कह सकते हैं कि भागफल के रूप में हो। भागफल कैसे, देखो a³ b ऊपर है, फिर बटा लगा हुआ और नीचे c² है, मतलब यह है कि अंश बटा हर के रूप में है, तो भागफल हो गया है ना। तो अगर इस तरह से हो कि आपका जो परिणाम है y वो पावर के रूप में हो या भाग के रूप में हो, तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जो फार्मूला निकालने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। फार्मूला आपके लिए जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला आप याद रखेंगे, बाकी चीज़ें आप भूल भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप फार्मूला याद रखें, आपको बस तरीका समझना है। मैं अभी फार्मूला निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, देखो पहली चीज़ ये जान लीजिए, जब भी पावर आता है तो दोनों तरफ हमें लॉग लेना पड़ेगा, नहीं लॉग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर आप लॉग ले लीजिए। जब आप दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log a³ b/c²। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक लॉग का फार्मूला, मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक लॉग का फार्मूला जानते हैं, वो होता है m/n। 3 फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। log m/n क्या होता है भाई, ये होता है log m माइनस में log n, ये होता है। तो बस इसको आप पूरे को m मान लो, नीचे वाले को n मान लो, तो log m/n हो गया। तो ये आ गया आपका log y इक्वल टू log a³ b माइनस में log c²। ठीक है, अब आप log के 2 फार्मूले और जानते हो, फिलहाल मैं एक ही फार्मूला भी लगा रहा हूँ, एक और जानते हो आप, वो होता है अगर log m इंटू n हो तब ये हो जाता है आपका log m प्लस में log n, है ना। अगर गुणा के रूप में है तो प्लस होता है, अगर भाग के रूप में है तो माइनस होता है। अभी देखो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, a³ को m मान लेते हैं और b को n मान लेते हैं, तो ये हो गया m इंटू n, तो ये वाला लगा दो, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, ये हो गया log a³ प्लस log b, है ना, और माइनस में क्या हो गया log c²। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक तीसरा आप जानते हो,
वो होता है log m पावर n। log m पावर n क्या होता है, ये जो n है वो आगे आ जाता है तो ये हो जाता है n log m, है ना, यही तो होता है। तो बस इसको m मानो, इसको n मानो, इसको m, इसको n, तो ये 3 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 3 log a प्लस ये तो ऐसा ही रहेगा log b, और यहाँ पर -2 log c हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं मैंने किया जो आप समझ ना पाएँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। log के तीनों फार्मूले मैंने यहाँ पर यूज कर लिए। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन का मतलब है जब हम log x का, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि log x का जो आंशिक अवकलन होता है वो होता है डेल्टा x बाई एक्स। log x का जब हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी डेल्टा x बाई एक्स। तो ज़रा ध्यान दीजिए, log y का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेल्टा y बटे y, होगा कि नहीं होगा। अगर log x का होता है डेल्टा x बाई एक्स तो log y का हो जाएगा डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल टू 3 तो रहेगा ही, लेकिन log a का हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, बोलो भाई, प्लस इसका हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b, और इसका हो जाएगा -2 डेल्टा c अपॉन c। अगर log x इतना होता है तो log a log b log c ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर बात करेंगे अधिकतम संभावित त्रुटि की। अधिकतम संभावित त्रुटि की अगर हम बात करते हैं तो मॉड लगा देंगे और ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन वाई, यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमम, तो टोटल पर मॉड लग जाएगा। और जब टोटल पे मॉड लगेगा ना तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। डेल्टा a बाई ए हो जाएगा, प्लस में डेल्टा b बाई बी हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा डेल्टा c बाई सी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम त्रुटि निकालने जा रहे हैं तो कोई भी वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, कोई भी वैल्यू हम लोग नेगेटिव नहीं रखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि बीच में इक्वल लगा है तो बाएं और दाएं दोनों साइड के जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। अगर आप इधर पॉजिटिव लेते हैं तो इधर सब पॉजिटिव होने चाहिए, इधर नेगेटिव लेते हैं तो इधर सब नेगेटिव होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि त्रुटि के अंदर हम लोग नेगेटिव नहीं रखते हैं, माइनस की बात नहीं करते हैं, तो सबको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो सारा हमने यहाँ पर नौटंकी किया था, इसमें माइनस को हमने क्या कर दिया, प्लस बना दिया। तो आपको भी करना है, अगर कहीं माइनस आता तो उसके आप क्या करेंगे, प्लस बना देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो हमने त्रुटि की बात की तो इतना आ गया। अगर हम इसको परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो 100 से गुणा कर देंगे। तो जब आप 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और हम यहाँ पर कहेंगे संभावित प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलेंगे, संभावित प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये फार्मूला निकल के आ गया कि अगर राशियों में पावर लगा हो या भाग के रूप में हो तो आपका फार्मूला इस तरह से बनता है। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना है, फार्मूला भी आपको ध्यान में नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ही आराम से फार्मूला बना पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए, अब फार्मूला अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे काम करेंगे देखिए, y इक्वल टू क्या था, a क्यूब b बटे में c स्क्वायर था। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया डेल्टा y अपॉन वाई, मैक्सिमम यानी अधिकतम वैल्यू निकालेंगे। क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, ये जो पावर में था ये आगे आ गया, बाकी a की जगह पर हमने लिखा डेल्टा a बाई ए। b में पावर कुछ नहीं है, पावर 1 है तो 1 को आगे लिखने से कोई फर्क नहीं, तो b को हमने लिख दिया डेल्टा b अपॉन बी। c स्क्वायर था तो इसको हमने लिख दिया 2 डेल्टा c अपॉन सी, और इंटू लगा दिया 100। बोलो भाई, यही तो रिजल्ट आया है ना। मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू ऐसे मिल जाए, a क्यूब b पावर 4 c पावर 10 अपॉन में d पावर 11 e पावर 15 ऐसे मिल जाए फॉर एग्जांपल, है ना। आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना जटिल फार्मूला आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ऐसे आ जाए तो क्या करोगे, पहली चीज़ तो किसी को भी निगेटिव रखेंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया, चाहे नीचे है चाहे ऊपर है, कोई निगेटिव नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे,
पावर में 3 है, 3 आगे आ गया, डेल्टा ए अपान ए सॉरी डेल्टा वाई अपान वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा वाई अपान वाई की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो, ए पावर 3 है तो 3 को आगे कर दिया, डेल्टा ए बाई ए हो गया, प्लस में लगाया, बी के पावर 4 है तो 4 आगे आ गया, डेल्टा बी अपान बी हो गया, प्लस में सी के पावर 10 है तो 10 को आगे कर देंगे, डेल्टा सी अपान सी कर देंगे, प्लस में डी पावर 11 है, 11 को आगे करो, डेल्टा डी अपान डी हो जाएगा, प्लस में ई पावर 15 है तो 15 को आगे करोगे, डेल्टा ई अपान ई हो जाएगा, और टोटल पे इंटू 100 लगा देंगे, आपका फार्मूला तैयार है। आप प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो पावर में उसको आगे कर दो और उसको डेल्टा के टर्म में लिख दो, आपका फार्मूला तैयार है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कुल मिला के केवल 4 फार्मूला बताया है, और इस चैप्टर के अंदर आपको यही 4 फार्मूले ध्यान में भी रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। पहला आपका प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि, दूसरा आपका अनुमेय प्रतिशत त्रुटि, और तीसरा मैंने आपको बताया गुणनफल वाला, अगर आपका y इक्वल टू क्या हो जाए, ए बी सी हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेल्टा वाई अपान वाई मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी करते हैं, और इंटू में 100 लगा देते हैं। अगर एक टर्म और होता तो उसको हम लोग और आगे बढ़ा देते, ठीक। और एक मैंने बताया पावर वाला, पावर वाले में कुछ नहीं करना, जितना पावर रहता उतना आगे हो जाता, बाकी तो जैसे इसमें प्लस करके लिखते हैं वैसे उसमें भी प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 तरीके के फार्मूले मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक एक फार्मूले का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। चलो हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, इतना सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स का तो रहता ही है सेक्शन, तो ज़रूरी नहीं कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन आपको सारे चैप्टर पढ़ने होंगे और ढंग से पढ़ने होंगे कि क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर पाओ, ठीक है। चलो भाई पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक पदार्थ है, एक पदार्थ का घनत्व, एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। प्रतिशत त्रुटि बताइए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 3.05% एंड ऑप्शन डी है 3.5%, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है, 20 मीटर मापी जाती है। इस माप में कितने % की त्रुटि होगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 1%, ऑप्शन डी है 3%।
ठीक है। देखिए मैंने आपको इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया है, जो फार्मूले थे मैंने आपको बता दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारे सामने आएंगी, और उन चीज़ों को हम लोग तभी समझ पाएंगे, उन चीज़ों पर हम लोग तभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझेंगे, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, कोई भी चीज़ बचने वाली नहीं है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रहेगा, वो आप समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है कि एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो आपको बताना है कि इसमें त्रुटि क्या है। सीधी सी बात है, ये तो पता है कि प्रयोग हुआ, और प्रयोग जब भी होगा तो हमें प्रयोगात्मक परिशुद्ध त्रुटि का फार्मूला लगाना है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रयोगात्मक परिशुद्ध त्रुटि का फार्मूला लगेगा। प्रयोग द्वारा जो मान हमें प्राप्त हुआ वो 8.7 है, यानी प्रायोगिक मान ये हो गया, और पदार्थ का घनत्व हमें दिया गया है या होता है कितना है 8.4, यानी प्रमाणिक मान ये है, प्रायोगिक मान ये है, हमें इसमें त्रुटि बतानी है। तो सिंपल सा काम है, मैं लिख देता हूं प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान कितना भैया 8.7 है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। प्रमाणिक मान हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एग्जाम में, तो हम जितना कम लिखें उतना हमारे लिए बेहतर है। 8.4 है। फार्मूला लगा दो, प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, प्रायोगिक मान अंतर प्रमाणिक मान बटे में प्रमाणिक मान। तो प्रायोगिक मान है 8.7, तो लिख दिया 8.7, माइनस लगा दिया 8.4 लिख दिया, बटे में 8.4 लिख दिया, इंटू में लगा दिया 100। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्व करो, 8.7 में से 8.4 घटाओगे 0.3 आएगा, है ना, घटाओगे, और ये हो गया 8.4 गुणे में कितना 100। पहली चीज़ तो 0.1 अंक पर ऊपर भी कट जाएगा, और 3 से काटोगे ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 बटे 24, ठीक है, ये हो गया, कटेगा ना। अब 100 बटे 28 से 2 तो कटेगा, 14 दूना 28, ये 50 हो गया, और 2 सते 14, ये 25 हो गया, है ना, ये 25 हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी आप 25 को काटेंगे 7 से। जब आप 25 को 7 से काटेंगे तो काट दीजिए, कितना आएगा, 7 तियाँ 21 और 4 बचेगा, 40 हो गया, 7 चौक 28 और 7 बचे 35, यानी लगभग आएगा 3.5%, यानी 3.5% आएगा, ठीक है। तो प्रायोगिक मान आपको ये दिया गया था, प्रमाणिक मान ये दिया गया था, हमने प्रतिशत त्रुटि लगा दिया, तो 3.5% यानी 3.5% की त्रुटि हो सकती है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो सीधा सीधा फार्मूले पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। देखो, जब क्वेश्चन में प्रयोग शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें कहीं भी प्रयोग की बात नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें अब दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि का, ठीक है। तो अनुमेय प्रतिशत त्रुटि में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो कुल माप यानी कुल लंबाई कुल दूरी पता होनी चाहिए, सीधा सीधा मतलब है कुल मान पता होना चाहिए, और एक अल्पतमांक यानी संभावित त्रुटि आपको पता होनी चाहिए। तो जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो उस क्वेश्चन में 2 वैल्यू आपको दिखेगी, एक बड़ी दिखेगी एक छोटी दिखेगी। जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपकी हो जाती है कुल माप यानी कुल मान हो जाता है, और जो छोटी वैल्यू होती है वही आपका अल्पतमांक हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से आपके पास जो पैमाना है वो 1 मीटर का है, यानी आपके पास 1 मीटर है, इसी से आपको 20 मीटर नापना है। तो आप कैसे नापोगे, ऐसे रखोगे 1 मीटर, फिर आप निशान लगाओगे, फिर रखोगे 2 मीटर, फिर ऐसे 3 मीटर, फिर ऐसे 4 मीटर, ऐसे ऐसे नापते हुए आपको 20 मीटर तक जाना है। गलती हमसे हो जाएगी क्योंकि हम ऐसे एक बार नापेंगे तो यहाँ निशान लगाएंगे, हो सकता है आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा, भाई दूसरा मीटर नापते समय आगे पीछे हाथ हो जाए, तो वहाँ पर त्रुटियाँ होती चली जाएंगी और 20 मीटर तक नापते नापते हम गलती कर देंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि अगर 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से आप 20 मीटर नापने जा रहे हो तो कितनी गलती आप कर सकते हो, कितने % की गलती हो सकती है। तो निकाल लेते हैं भाई। 1 मीटर जो है ये सबसे छोटा मान है, तो यही आपका अल्पतमांक यानी संभावित त्रुटि यही हो जाएगी, यानी अल्पतमांक का मान हो गया 1 मीटर। कुल माप जो आपका है वो कितना भैया, कुल माप आपका हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो लगा दो अनुमेय,
देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ये सब लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट हमको आंसर देना है, तो हम सीधा लिखेंगे कि जो त्रुटि आएगी वो ऊपर हो जाएगा अल्पतमांक, मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अल्पतमांक और बटे में कुल माप इंटू में 100, यही तो होगा। तो लगा दो भाई, अल्पतमांक कितना है, 1 है, 1 बटे में 20 इंटू में कितना 100, 20 से काटोगे 20 पंचे 100 आ गया 5%। यानी कि अगर आप 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से 20 मीटर चौड़ी सड़क को नापोगे तो आपसे 5% की गलती हो सकती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैं आशा करता हूं कि इनमें कोई भी कन्फ्यूजन जैसी चीज़ नहीं है, आप आराम से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो माप में प्रतिशत त्रुटि है। आपको परसेंटेज एरर बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 0.01%, ऑप्शन बी है आपका 0.12%, ऑप्शन सी है आपका 0.134%, ऑप्शन डी है आपका 1.5%, ठीक। तो आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि किसी पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। यदि इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में, यदि इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापी जाती है तब इस मापन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके 0.5%, ऑप्शन बी है आपका 0.4%, ऑप्शन सी है आपका 5%, ऑप्शन डी है आपका 4%। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपना आंसर आप दे सकते हैं। चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर मापी जाती है। कौन सा मापक यंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं? वर्नियर कैलिपर्स।
तो आपको तुरंत, जैसे वर्नियर कैलिपर्स की बात की जाए, तुरंत आपके दिमाग में उसके अल्पतमांक के बारे में आइडिया आ जाना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि यदि कैलिपर्स का अल्पतमांक इतना हो, अगर ना भी कहता तो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर मीटर पैमाने की बात करेगा तो इसका अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। कैलिपर्स की बात करेगा, कैलिपर्स की बात करेगा तो इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर, है ना। और जब पेंच मापी की बात होती है तो पेंच मापी यानी स्क्रू गेज, इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर। इन तीनों के बारे में आपको याद होना चाहिए, इन तीनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है, कैलिपर्स का इतना होता है, पेंच मापी का इतना होता है। क्वेश्चन में दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको अलग से ध्यान में रखना है, उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर। वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई नापी गई कितनी, 7.50 सेंटीमीटर। यदि कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना है तो माप में त्रुटि बताइए। सीधा सीधा मतलब है, कहीं भी प्रयोग की बात नहीं की गई है, इसका मतलब प्रयोगात्मक परिस्थिति त्रुटि नहीं है। ये कौन सा त्रुटि है, अनुमेय परिस्थिति त्रुटि है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कुल माप कितनी है, कुल कितनी माप लंबाई नापी गई है, 7.50 सेंटीमीटर, ठीक है। अल्पतमांक आपको पता है कितना है, अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, है ना। ये 7.5 नापा गया, ये 0.01 सेंटीमीटर नापा गया। तो परिस्थिति त्रुटि निकाल दीजिए, अनुमेय परिस्थिति त्रुटि, है ना। परिस्थिति त्रुटि क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया अल्पतमांक, नीचे हो गया कुल माप और गुणे में हो गया 100, ठीक है, गुणे में हो गया 100। बस दशमलव नीचे भी 2 अंक पे है, यहाँ भी है, तो दशमलव आराम से हट जाएगा, ये हट गया, और यहाँ ऊपर बचेगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 पचे 25 और ये हो गया 5 दूना 10। ऊपर 2 है, नीचे 15 है, ऊपर 2 नीचे 15। तो आप भाग लगाओगे तो पहली बार दशमलव लगेगा, दशमलव लगा तो 20 हो गया, 15 एकम 15, 5 बच गया यानी 50, 15 तियाँ 45। और जैसे आप एक दो अंक पे भाग लगाओगे ना, आपको आंसर दिख जाएगा। देखो साफ साफ 0.13 आया है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि आगे जब आप भाग लगाओगे तो 4 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कह रहा है कि किसी पेच मापी का अल्पतमांक दिया गया है, यदि इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापी जाती है तो इस मापन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछ रहा है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। कुल माप है 2 मिलीमीटर, अल्पतमांक है 0.01 मिलीमीटर, नीचे लगा देंगे 2 को, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है, ये तो होगा। अच्छा दशमलव लगा हुआ है तो एक काम करते हैं, दशमलव हटा देते हैं। जैसे आप दशमलव हटाओगे तो 2 अंक पर दशमलव है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे नीचे आ जाएगा 100 और इंटू में है 100, ये इससे कट गया। वैसे भी आप चाहते 100 से गुणा कर देते तो ऐसे कट जाता, ठीक है। तो 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 0.5%, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, यानी आपका जो यहाँ पर त्रुटि आएगा वो 0.5% का आएगा, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी कई प्रकार के प्रश्न बाकी हैं, और आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा ना इसमें, इस चैप्टर में, उससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अलग से लिया है, और वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और आज की क्लास में इसी क्वेश्चन पर रोकता हूँ। आगे की कुछ और क्वेश्चन हैं वो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में
तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 5%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 0.5%, ऑप्शन डी है 0.4%। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग समाप्त करेंगे और आगे की बात आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में आप 1.5% की त्रुटि कर रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हमारे सामने आता था उसमें कहता था कि ये अल्पतमांक है, इतना कुल नापते हैं, या ये प्रयोग किया इतनी वैल्यू आई, प्रमाणिक मान इतनी है। अभी क्वेश्चन में ऐसे भी आपको वैल्यू दिखेंगे जिसमें परसेंटेज के साथ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में आप 1.5% की गलती कर रहे हो, मतलब 1.5% की गलती आप कर रहे हो, तो उसका क्षेत्रफल नापने में आप अधिकतम कितने % की त्रुटि करोगे। तो वृत्त की बात की जा रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त की अगर त्रिज्या आर हो, वृत्त की त्रिज्या अगर आर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सीधी सी बात है यार, ये हो गया सर्कल, ये हो गई वृत्त, ये हो गई उसकी त्रिज्या। अगर आप इस आर को नापने में गलती कर रहे हो तो उसका क्षेत्रफल भी गलत आएगा। त्रिज्या अगर गलत है तो क्षेत्रफल गलत होगा। ठीक है, तो अगर त्रिज्या को नापने में आप 1.5% की गलती कर रहे हो तब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल नापने में कितनी % की गलती करोगे। ठीक है, जब भी हमारे सामने परसेंटेज एरर का यानी प्रतिशत त्रुटि का क्वेश्चन आएगा, पाई आ गया, इन सब वैल्यूज़ को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ज़रूर है, लेकिन हम पाई को हटा देंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया जिसमें क्या होता था कि राशियों में पावर चढ़ा होता था, घात लगा होता था। तो अगर मैं डेल्टा ए अपॉन ए की बात करूँ, डेल्टा ए अपॉन ए की बात करूँ और मैक्सिमम की बात करूँ, क्योंकि हमें क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात करनी है, तो ए क्षेत्रफल हो गया, इसको हम निकालेंगे, डेल्टा ए बाई ए मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर जो आर स्क्वायर ये पावर 2 है, ये आगे आ जाएगा, वो हो गया डेल्टा आर बाई आर, यही तो होगा, और इंटू में लगा देंगे 100। बात समझ में आ रही है? यही तो भाई हम लोग अभी फार्मूला जो पढ़े थे y इक्वल टू कौन सा, ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर, इसमें यही तो हो रहा था। जो पावर में होता था वो आगे आता था, और ए को हम डेल्टा ए बाई ए लिखते थे, बी को डेल्टा बी बाई लिखते थे, सी को डेल्टा सी बाई सी लिखते थे। तो यहाँ पर केवल आर ही है तो डेल्टा आर बाई आर हो गया। अब आपको समझने की ज़रूरत है, इस 2 को मैं अलग लिखूंगा और इसको लिखूंगा डेल्टा आर बाई आर इंटू में क्या 100। ये चीज़ आप तुरंत समझ लीजिए कि जब क्वेश्चन में परसेंट में वैल्यू देगा, तो समझ जाइएगा कि परसेंट मतलब 100 से गुना हो चुका है, ऑलरेडी इसमें 100 से गुना हो चुका है, तो 100 से गुना कर देंगे। दूसरी बात 1.5% की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये जो वैल्यू दी गई है वो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है 1.5। ये जो 1.5 दिया गया है इस टोटल की वैल्यू दी गई है। बात समझ रहे हैं? जैसे किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी आयत की लंबाई नापने में 2% की गलती हो रही है, आयत की लंबाई को नापने में 2% की गलती हो रही है, चौड़ाई को नापने में 4% की गलती हो रही है, तो बताइए क्षेत्रफल नापने में कितने % की गलती होगी। तो क्षेत्रफल आप लिखोगे ए इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, डेल्टा ए बाई ए करोगे, मैक्सिमम लगाओगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस में डेल्टा बी बाई बी, है ना। मैंने बताया ना कि गुणनफल वाला है, तो डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या करोगे 100 करोगे। अब क्वेश्चन में अगर ये कहता कि किसी आयत की लंबाई नापी गई 2 मीटर, ऐसा भी तो कह सकता था। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको समय दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, बाकी आंसर तो आ चुका है। देखो इसमें परसेंट में वैल्यू दे रहा है, ऐसा भी तो हो सकता था कह दे कि आयत की लंबाई 2 मीटर नापी गई, चौड़ाई 4 मीटर नापी गई, तो क्षेत्रफल में बताओ कितने % की त्रुटि होगी। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, तो यहाँ से आप करेंगे क्या, डेल्टा ए बाई ए मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल प्लस में डेल्टा बी बाई बी, यही तो, और इंटू में लगा देंगे क्या 100। अब यहाँ पर परसेंट में वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर परसेंट में वैल्यू है, यही तो। अगर परसेंट में वैल्यू आ गई तो आपके लिए सुविधा हो जाती है, और परसेंट में अगर वैल्यू नहीं आई तो आपके लिए सुविधा नहीं होगी। वहाँ पर आपको डेल्टा एल और डेल्टा बी निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में एल दिया है, बी दिया है, लेकिन डेल्टा एल और डेल्टा एल बी भी आपको चाहिए, वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा, ये चीज़ भी आपको इसी क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया। आगे क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहीं पर आप समझ लीजिए ताकि आगे आपके लिए सुविधा हो।
आपको यल की वैल्यू 2 दी गई है लेकिन आपको डेल्टा यल की वैल्यू नहीं दी गई है, बी की वैल्यू 4 दी गई है लेकिन डेल्टा बी की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम निकालेंगे कैसे? समझो बात को, यल इक्वल टू 2 है तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2.0, और बी की वैल्यू 4 है तो इसको हम 4.0 लिख सकते हैं। बस आपका डेल्टा एल डेल्टा बी आ गया। क्या करना है, दशमलव के पहले नहीं देखना है, दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद 0 लिखा है हमने, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, लास्ट वाले पोजीशन पर 1 रखना है, बाकी सबको 0 कर देना है। मतलब ये कि दशमलव के बाद केवल एक ही डिजिट है 0, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 0 की जगह पर 1 लिखेंगे और इसके पहले दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल का मान। इसकी बात करें तो इसका भी हो जाएगा 1.0, एक ही है ना दशमलव के बाद। जैसे मान लो ए का मान दे देता 2.573 ऐसे दे देता, और आपको क्या करना हो, आपको डेल्टा ये ए निकालना हो, तो डेल्टा ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के पहले नहीं देखेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे। तो 1 2 3 है, लास्ट वाला जो है 3 जो है उसकी जगह 1 लिख देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। 7 को 0 कर दिया, 5 को 0 कर दिया, दशमलव लगा दिया, 0 हो गया। ये आपका डेल्टा ए आ गया। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ नहीं था तो मैंने दशमलव के बाद 0 लिख दिया, दशमलव के बाद 0 लिख दिया तो 0 की जगह पर 1 लिख देंगे, बाकी दशमलव लगा के सबको 0 कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसे आ गया, मान लो आपके सामने ऐसे आ जाए, ए इक्वल टू आ जाए 58.5927 ऐसे आ जाए, तो डेल्टा ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इनको ध्यान नहीं रखना है। आप दशमलव के बाद देखो, लास्ट में 7 है 1 रख दो, 2 को 0, 9 को 0, 5 को 0, दशमलव लगा दिया, हो गया डेल्टा ए। ठीक है, तो ऐसे डेल्टा एल डेल्टा भी आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई थी वो परसेंटेज में नहीं थी, तो हमें क्या करना है, हमें डेल्टा एल और डेल्टा बी भी निकालना है, लाके इसमें रखना है, कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में आपके लिए सुविधा है, सुविधा ये है कि जो एल की वैल्यू हो परसेंट में दी गई है, बी की वैल्यू जो हो परसेंट में दी गई है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखो ये चीज़ मैंने आपको जो भी बताया ये बड़े काम की है, आगे आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख देंगे, डेल्टा ए बाई ए मैक्सिमम इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग मतलब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कर लेते हैं, 100 का गुना कर देते हैं, प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ठीक है, वैल्यू परसेंट में दी गई थी, तो ये जो लंबाई 2% दी गई ना, इस टोटल की वैल्यू है, इस टोटल की वैल्यू कितनी है 2%, और जो चौड़ाई 4% दी गई है, इस टोटल की वैल्यू है 4%। तो जब वैल्यू परसेंट में आएगी तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, 100 से गुना करके उस टोटल की वैल्यू वो हो जाएगी, इस टोटल की वैल्यू परसेंट वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, आपको त्रिज्या में 1.5% की त्रुटि दिख रही है, ये जो 1.5% दिया गया है इस टोटल की वैल्यू है, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 हो गई, तो 2 इंटू क्या हो गया 1.5, गुना करोगे तो 1.5 दूना 3%, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा कितना 3% हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती कर दिया, मान लो इसी में 3% लिखा है, तो आपका ऑप्शन जो बी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कि अगर परसेंट में वैल्यू देगा तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, आप 100 से गुना कर दो, उस टोटल की वैल्यू परसेंट वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर परसेंट में नहीं देता तो हमें, अगर ये आर दिया था, मान लो 1.5 ऐसे कह देता कि एक वृत्त की त्रिज्या नापी गई 1.5 सेंटीमीटर आई है, उसकी त्रिज्या नापने में गलती हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल नापने में कितने % की गलती होगी। तो अगर ये आर की वैल्यू होती तो हमें डेल्टा आर निकालना होता, फिर ला कर रखना होता, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते। ठीक है, हालांकि परसेंट में वैल्यू थी तो हमारे लिए आसानी हो गई और हमने रख दिया ला के। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, है ना, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। उसने कहा वृत्त की बात की उसने, और उसके क्षेत्रफल की बात की, तुरंत हमारे दिमाग में आ गया कि ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता, पाई को हटाएंगे तो आर स्क्वायर बना, आर स्क्वायर को हम 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 करेंगे, परसेंट में दिया तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू 1.5 हो गई, 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम लोग ज़्यादा लिखने के पीछे नहीं जाएंगे, जहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ती है वहीं पर लिखा जाता है। बाकी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको केवल करेक्ट आंसर देना है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर बिना लिखे आंसर दे सकते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है वो, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, हमें सिर्फ आंसर देना है। ठीक है, तो आज की क्लास मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराने वाला हूँ। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन में भी जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, इससे बाहर का कुछ नहीं आता है, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, क्लास में बने रहिए और क्वेश्चंस यानी जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास उनको आप सॉल्व करने का प्रयास कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, ताकि आगे चलकर आपके ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और
अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिल जाएं। ठीक है, आप क्लासेस से अगर जुड़ चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी आप मोटिवेट करिए, वो भी क्लास से जुड़े, उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।